औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एक तरह से चार कोट मैरी टूथ डिजीज। ठीक है, पेज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और आपने साथ साथ नोट बनाते जाना है, बाद में आपने इसी चीज़ों को अपनी बुक के ऊपर एनोटेट कर लेना है। ठीक है, पहली जो डिजीज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से चार कोट मैरी टूथ डिजीज। ठीक है, चार कोट मैरी टूथ डिजीज, इसका क्या सीन होता है। अब इस डिजीज को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चारकोट मैरी है ना, मतलब चारकोट मैरी टूथ डिजीज, ये एक जो है वो साइंटिफिक जो आपका एक तरह से जो साइंसदान था, उसकी बिना पर उसके उसके नेम के ऊपर जो है ये डिजीज आपकी रखी गई है। ठीक है, चारकोट मैरी टूथ डिजीज। ठीक है, यानी कि एक न्यूरोलॉजिस्ट था, उसकी मतलब कि उसके नाम के ऊपर जो है ये डिजीज है। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली बात आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने कहना है कि जो चारकोट मैरी टूथ डिजीज है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से हेरिडिटरी। ठीक है, क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से हेरिडिटरी सेंसरी मोटर। ठीक है, क्या है, एक तरह से आपकी हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी है। हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी है। ठीक है, ये पहली लाइन आपने लिखनी है कि आपके चारकोट मैरी टूथ डिजीज को क्या कहते हैं। आपने कहना है कि जो चारकोट मैरी टूथ डिजीज है, इसको हम हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो लाइन आपने लिखनी है, इसके बारे में आपने कहना है कि ये जो डिजीज है आपकी एक तरह से CMT, यानी कि इसको प्यार से CMT भी कहते हैं। आपने कहना कि ये जो आपका CMT डिजीज है, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। ठीक है, यानी कि ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये आपके CNS की डिजीज नहीं है। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपकी जो चारकोट मैरी यानी कि CMT डिजीज है, ये आपके PNS की डिजीज है। ठीक है, आपके CNS की डिजीज नहीं है, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम देखें कि ये जो आपका हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी है, इसका क्या मतलब होता है। देखो, हम पढ़ चुके हैं आपकी बायोकेम के अंदर, उसकी जेनेटिक्स के अंदर, आपको पता है कि हेरिडिटरी का क्या मतलब होता है। हेरिडिटरी का मतलब होता है आपकी वरासती, यानी कि ऐसी डिजीज जो मतलब कि इनहेरिटेड हो, ऐसी डिजीज जो मतलब कि पेरेंट्स से आप बच्चों में मुंतकिल हो, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी। और दूसरा इसमें क्या है कि आपकी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी हो रही है, यानी कि आपका क्या होगा कि आपका जो सेंसरी नर्व्स होंगी, ठीक है, आपकी जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो भी आपकी इसमें डैमेज हो जाएंगी। दूसरी इसमें क्या होगा कि आपकी जो मोटर नर्व्स होंगी, वो मोटर नर्व्स इसमें डैमेज हो जाएंगी। मतलब कि आपकी सेंसरी और मोटर नर्व्स जब वो डैमेज हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से न्यूरोपैथी। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि CMT की जो यहाँ पे अपनी डेफिनेशन समझना है। आपने कहना है कि CMT एक ऐसी इनहेरिटेड, एक ऐसी आपके पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होने वाली डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों डैमेज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपकी सेंसरी और मोटर सेंसेशन दोनों जो है वो लॉस हो जाती है। किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। CNS के अंदर जो है वो लॉस नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना है। अब अगर हम जब वो मजीद देखें कि आपका जो है CMT को मतलब कि थोड़ा सा और देखें कि इसके मतलब कि इसकी पैथोफिजियो क्या है, यानी कि इसकी etiology क्या है, ये होती क्यों है। ठीक है, तो अब पहले क्या होता है कि आपको पता है कि हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर एक खास किस्म के ग्लाइल सेल्स होते हैं। ऐसे ही है ना, आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें खास किस्म के ग्लाइल सेल्स होते हैं, और उन ग्लाइल सेल्स को यानी कि उन सपोर्टिंग सेल्स को जो आपके PNS के अंदर होते हैं, उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे जनाब आपके एक तरह से शवान सेल्स। ऐसे ही है ना, यानी कि जो आपके मेन सपोर्टिंग सेल्स थे, जो आपके मेन जो ग्लाइल सेल्स थे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे जनाब आपका एक तरह से शवान सेल्स कहते थे। अब ये जो शवान सेल्स था, इन शवान सेल्स का काम ये था कि इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो एक्सोन्स थे, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो एक तरह से न्यूरोनल एक्सोन्स थे, उन न्यूरोनल एक्सोन्स के इर्द गिर्द क्या बनानी थी, उन न्यूरोनल एक्सोन्स के इर्द गिर्द माइलिन शीथ बनानी थी। ऐसा ही है ना, उन न्यूरोनल एक्सोन्स के इर्द गिर्द क्या बनाना था, उन न्यूरोनल एक्सोन्स के इर्द गिर्द आपकी एक तरह से माइलिन शीथ बनानी थी। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीथ थी, ये क्या करती थी, आपकी जो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थे, ठीक है, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थे, इसके अंदर जितनी भी आपकी नर्व्स थी, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स थी, उनको क्या करना था, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करना था, ठीक है, यही है ना, यानी कि उसने क्या करना था, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना था। यानी कि क्या होता है कि आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक खास किस्म के जो ग्लाइल सेल्स होते हैं, खास किस्म के जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं शवान सेल्स कहते हैं। अब इन शवान सेल का काम ये होता है कि जनाब इन्होंने पीएनएस के जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन के जो एक्सोन्स हैं, उन एक्सोन के इर्द गिर्द जो होती है वो माइलिन शीथ बनाना होती है। अब ये जो माइलिन शीथ होती है, ये क्या करती है, ये जनाब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, इनको क्या करना होता है, इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करना होता है, आपकी एक्सटर्नल जो भी आपकी ट्रॉमा वगैरह होता है, ऐसा ही है ना, प्रोटेक्ट करना होता है। ये सारा सीन होता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर हम थोड़ा सा और देखें कि यार ये जो आपके शवान सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो शवान सेल्स हैं, अगर ये एक तरह से मालिन शीत बना रहे हैं, तो ये मतलब कि इनके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जिसकी बिना पर जनाब ये आपकी एक तरह से वो मालिन शीत को बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी हमने क्या करना है, एक अगर फॉर एग्जांपल आप समझे कि एक बच्चे के पास कोई खिलौना आ जाता है, ठीक है, बच्चे के पास कोई खिलौना आ जाता है, तो वो उसको तोड़ के देखता है कि यार इसके अंदर और क्या चीज है, ठीक है, इसके अंदर मजीद क्या है। तो हमें तो मतलब यहाँ तक इतना तो पता है सबको कि यार आपके जो शवान सेल्स हैं, वो शवान सेल्स क्या करते हैं कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं, उनके इर्द गिर्द क्या बनाते हैं, आपकी मालिन शीत बनाते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आपके शवान सेल्स को थोड़ा सा तोड़ेंगे, यानी कि इसके अंदर जाएंगे और मजीद देखेंगे कि आपके शवान सेल्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है कि जनाब ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो एक तरह से एक्सोन्स हैं, उनके इर्द गिर्द माइलिन शीट बना रहा होता है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर मजीद देखते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये आपका एक तरह से क्या है कि ये आपका शवान सेल्स है, क्या है कि ये आपका एक तरह से शवान सेल है। अब क्या होता है कि इस शवान सेल्स के अंदर आपको पता है कि आपके डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, मतलब जेनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अब सिंपली आपने कहना है कि ये जो आपके शवान सेल्स है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कि आपके क्रोमोसोम होते हैं, जो हम बायोकेम की जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि शवान सेल्स जो होते हैं, ये आपके सेल हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, आपके एक तरह से क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे ही है ना। अब हमने मजीद आपकी जो जेनेटिक्स थी उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि यार आपके तकरीबन 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, ऐसा ही है ना, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर जो 22 तक थे, उनको हम कहते थे आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते थे, और जो आपका 23rd पेयर था उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते थे, ऐसा ही है ना। मतलब कि 1 से 22 तक हम उनको क्या कहते थे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते थे। और जो मतलब कि आपका 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम था, उसको हम क्या कहते थे जनाब, हम उसको कहते थे आपके एक तरह से सेक्स क्रोमोसोम कहते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसमें एक मतलब कि ये होता है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 17 होता है, कौन सा आपका जो क्रोमोसोम नंबर 17 होता है, यानी कि वो भी क्रोमोसोम नंबर 17 किस में आ जाता है, आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आ जाता है, ऐसे ही है ना। तो आपका जो शवान सेल है, आपके शवान सेल में एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 17, ठीक है, यानी कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 17 कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 17 होता है, इसके ऊपर एक खास किस्म का जीन होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि एक खास किस्म का जीन होता है, जिसको हम कहते हैं आपका PMP22 जीन, क्या कहते हैं हम, आपका एक तरह से उसको कहते हैं PMP22 जीन, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 जीन। यानी कि अगर आप लिखना चाहे PMP को, तो आप लिख सकते हैं कि जनाब ये आपका एक तरह से पेरिफेरल पेरिफेरल यानी कि ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका मजीद क्या मतलब है। आपने कहना कि पीएमपी स्टैंड फॉर पेरिफेरल माइलिन, ठीक है, क्या है कि आपके एक तरह से पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन होता है, और इसको हम कहते हैं 22, ठीक है, यानी कि जो आपका पीएमपी जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर होता है। अब ये जो पीएमपी जीन है, और जेनेटिक्स में आपको पता है कि ये जो पीएमपी जीन है, इसने क्या करना है, इसने जनाब आगे जाके मजीद आपके प्रोटीन्स बनाने हैं, ऐसे ही है ना, इसने क्या करना है जनाब, आपके प्रोटीन्स बनाने हैं। यानी कि
जो आपका मतलब कि श्वान सेल्स था, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लायल सेल्स थे, जो सपोर्टिंग सेल्स थे, उनको अंदर हमने मजीद देखा, उनके अंदर हमने जूम इन किया और देखा कि यार उनके अंदर ऐसी क्या चीज थी कि जनाब वो जनाब पीएनएस में जनाब आपके एक तरह से क्या बना रहे हैं, आपके एक तरह से माइलिन शीट बना रहे हैं। हमने देखा कि यार उसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 17 था, यानी कि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम था, और उस क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर जो है वो एक जीन था जिसको हम कहेंगे आपका पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन, यानी कि PMP22 जीन था। अब PMP22 जीन ने क्या किया, प्रोटीन्स बनाए। अब ये जो प्रोटीन्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके आपके आपकी माइलिन शीट बना दी, क्या कर दी, आपकी एक तरह से माइलिन शीट बना दी। अब ये जो माइलिन शीट थी इसने क्या किया, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स थे, जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स थी, उनके क्या किया, उनको जाके एक तरह से प्रोटेक्ट किया। ठीक है, उनको क्या किया, आपका एक तरह से प्रोटेक्ट किया। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है आपके इन शमान सेल्स के अंदर। ठीक है, अब मतलब कि ये आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है आपके पीएनएस के अंदर कि वो मतलब कि किस तरह आपका एक तरह से वो माइलिन शीट जो है वो बना रहा होता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो मतलब कि किसी वजह से आपका क्या हो जाए कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 17 है, इसके ऊपर जो जीन है इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 17 है इसके ऊपर क्या है कि आपका जो PMP22 जीन है, ठीक है, PMP22 जीन है, इसकी क्या हो जाए, इसकी एक तरह से क्या हो जाए, आपकी एक तरह से म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, और हमने म्यूटेशन भी पढ़ी थी कि आपकी एक तरह से फंक्शनल म्यूटेशन होती है और एक तरह से नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है। अब क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर PMP22 जीन है जिसने जनाब माइलिन शीट बनानी थी, अब उसकी क्या होगी है, उसकी एक तरह से नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होगी है। क्या होगी, आपकी एक तरह से नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होगी है। जब ये नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो गई है तो अब मुझे ये बताएं, क्या अब आपका PMP22 जीन वो प्रोटीन बना सकेगा? अब जनाब वो आपका एक तरह से प्रोटीन्स जनाब नहीं बना सकेगा। जब वो आपके प्रोटीन्स नहीं बना सकेगा कि इसका मतलब ये जो प्रोटीन्स थे इन्होंने आगे जाके माइलिन शीट बनानी थी। अब ये जो आपकी एक तरह से माइलिन शीट है ये भी नहीं बन सकेगी। जब आपकी माइलिन शीट ही नहीं बन सकेगी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स थी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स थी, वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी एक तरह से मतलब कि प्रोटेक्ट तो नहीं रहेंगी, वो एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि पीएमपी ने नॉर्मली क्या बनाना था, मालिन शीट बना सॉरी आपका प्रोटीन्स बनाने थे, वो प्रोटीन्स ने फ्यूचर में जाके आपके एक तरह से मालिन शीट बनानी थी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स थे या नर्व्स थे उनके इर्द गिर्द बनानी थी। ठीक है, अब मतलब कि आपके न्यूरॉन्स और नर्व्स का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, थोड़ा सा और बेसिक, थोड़ी सी और डिटेल में वो हम सर्जरी में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर यही समझना है कि क्या होता है कि आपका जो माइलिन शीट होती है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। अब माइलिन शीट ही नहीं बनेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं बनेगी, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, अब वो क्या हो जाएंगी, एक तरह से डैमेज हो जाएंगी। जब ये डैम आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं जब वो डैमेज हो जाएंगी तो इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आपकी बॉडी के पार्ट्स आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दो पार्ट्स को इन्वॉल्व करूं, मेनली आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से अपर लिम्स होता है। ठीक है, यानी कि होते तो बहुत से पार्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको मजीद थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ, आपका एक तरह से अपर लिम्स होता है और आपका एक तरह से लोअर लिम्स होता है। ऐसा ही है ना, यानी कि आपका अपर लिम्स हो गया और आपका लोअर लिम्स, इसको हम देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी आती हैं, फॉर एग्जांपल आपके अपर लिम्स जो है और आपके लोअर लिम्स जो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपकी लोअर लिम्स की जितने भी नर्व्स थी, ठीक है, यानी कि आपकी जो लोअर लिम्स की जितनी भी नर्व्स थी, यानी कि जो आपकी लेग्स की जो नर्व्स थी, अब क्या होगा कि जनाब वो क्या होंगी, एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही है ना, वो एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि उनमें मालिन शीथ ही नहीं बनी। उनमें क्या होगा, PMP22 जीन की म्यूटेशन हो चुकी है। अब वो आपकी लोअर लिम्फ की जितनी भी नर्व्स थी वो क्या हो चुकी हैं, वो एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि यार आपकी पेरी लोअर लिम्फ्स यानी कि जो आपकी लेग्स हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी मतलब कि इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी मेन नर्व्स हैं जो मतलब कि इस दौरान यानी कि आपका
CMT में, चारकोट मैरी टूथ डिजीज में एक तरह से डैमेज हो जाएंगी। तो इसमें मेनली आपकी दो नर्व्स जो होंगी ना वो आपकी एक तरह से डैमेज हो जाएंगी। कौन कौन सी दो नर्व्स आपकी मेन डैमेज होती हैं? अपने कहना कि एक होती है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व्स। कौन सी होती है? आपकी एक तरह से कॉमन पेरो, इसमें आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ये आपके मस्कुलोस्केलेटल में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। और इसके अलावा एक और नर्व होती है जिसको हम कहते हैं आपकी टीबियल नर्व होती है, ठीक है। कौन सी? आपकी एक तरह से टीबियल नर्व होती है, ठीक है। यानी कि टीबियल नर्व और आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ये आपके लोअर लिम्स को, यानी कि आपके लेग को जो है एक तरह से क्या कर रही होती है? सप्लाई कर रही होती है, उसके मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है, ठीक है। अब ये जो आपका कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ये आपके लेग के अंदर मतलब कि दो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं उनको इनर्वेट कर रही होती है, यानी कि उनको एक तरह से स्टिमुलेट कर रही होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी एक तरह से पेरोनियल, ठीक है। आपका पेरोनियस लोंगस होता है। कौन सा? पेरोनियस लोंगस होता है, प्लस आपका पेरोनियस ब्रीवियस होता है, ठीक है। मतलब कि ये आपकी मेन मैं दो बता रहा हूँ, इसमें मजीद भी आपकी डिटेल है, लेकिन मैं आपको मजीद थोड़े से इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है ये क्या करती है? आपकी पेरोनियस लोंगस और आपकी पेरोनियस ब्रीवियस मसल्स को क्या करती है? सप्लाई करती है। जो आपकी टीबियल नर्व होती है ये क्या करती है? आपके लेग के अंदर एक मसल्स होता है जिसको हम कहते हैं टीबियालिस एंटीरियर। कौन सा? आपका एक तरह से टीबियालिस एंटीरियर मसल होता है, उसको क्या करती है? उसको एक तरह से इनर्वेट करती है, उसको सप्लाई करती है। ये मतलब कि नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट है आपका CMT का, इसमें क्या हो गया है कि इसमें जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो आपके एक तरह से लोअर लिम्स की नर्व्स भी आती हैं, ऐसे ही है ना, आपकी लोअर लिम्स की नर्व्स भी आती हैं। अब लोअर लिम्स में अब हमने मजीद दो नर्व्स पढ़ी, आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व और आपकी एक तरह से टीबियल नर्व पढ़ी, ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो भी डैमेज हो जाएगी और आपकी जो टीबियल नर्व है वो भी डैमेज हो जाएगी। जब आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व और आपकी टीबियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो पेरोनियस लोंगस और आपका जो पेरोनियस ब्रीवियस मसल्स है ये क्या हो जाएंगे? मतलब कि ये भी एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि इनकी क्या हो जाएगी? इनकी एट्रोफी हो जाएगी, यानी कि ये आपके एक तरह से वीक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? आपके एक तरह से वीक हो जाएंगे। क्यों वीक हो जाएंगे? देखो, आप जब भी अपने मसल को मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है वो मुसलसल जो है वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपने मसल्स को प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि वो मतलब कि अपने जो मसल्स है उनकी प्रॉपर मूवमेंट ही नहीं करवा रहा, वो जिम ही नहीं जा रहा, वो प्रॉपर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा। तो अब उसके जो मसल्स हैं वो वीक होंगे ना, उनके मसल्स की आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी होगी ना, मतलब उसके मसल की ब्रेक डाउन होगी, ऐसा ही है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी नर्व्स करवा रही होती है? वो जनाब आपकी एक तरह से मतलब कि अगर हम देखें कि आपके लोअर लिम्स के जो दो मसल्स होते हैं, पेरोनियस लोंगर और पेरोनियस ब्रीविस, उनकी जो मूवमेंट करवा रही होती है वो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व करवा रही होती है। अब कॉमन पेरोनियल नर्व ही डैमेज हो गई है तो अब आपके जो पेरोनियस लोंगस और पेरोनियस ब्रीविस जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपकी उनकी एक तरह से मूवमेंट नहीं होगी। जब उनकी मूवमेंट ही नहीं होगी वो बिल्कुल फजूल हो जाएंगे, उनकी मतलब कि वो प्रॉपर जो है वो इमोबाइल हो जाएंगे, वो मूव ही नहीं कर सकेंगे। तो वक्त के साथ साथ क्या होगा? उनकी एक तरह से जो वो वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं उन मसल की क्या हो जाएगी? एक तरह से एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बात। दूसरा क्या होगा कि जो आपका टीबियालिस एंटीरियर मसल है, अब टीबियालिस एंटीरियर मसल भी क्या होगी? इस भी वक्त के साथ साथ जो है ये भी आपका एक तरह से वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि इसकी मतलब कि बिल्कुल इसकी भी एक तरह से एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि इन दोनों नर्व्स के डैमेज होने की वजह से ये जो पेशेंट होगा इसकी क्या हो जाएगी? इसकी एक तरह से लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस हो जाएगी, यानी कि क्या होगा कि लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस हो जाएगी। यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस का क्या मतलब है? यानी कि उसके जो दोनों लेग्स होंगे, ठीक है, उसको जो दोनों लेग्स होंगे वो बिल्कुल पतले से हो जाएंगे, वो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, पंजाबी में कहते हैं बिल्कुल काना हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसके जो दोनों लेग्स होंगे वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, बिल्कुल वीक हो जाएंगे, बिल्कुल पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है वो वीक हो जाती है क्योंकि नर्व्स जो है वो डैमेज हो रही हैं। अब मतलब कि आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आपको हिंट दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से जो मेन बात बता देता हूँ। जो आपका कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ना, ये डैमेज जब भी होती है ना, इसके डैमेज होने की वजह से आपको फुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या हो जाता है? फुट ड्रॉप हो जाता है। अब फुट ड्रॉप का क्या मतलब होता है? इसकी प्रॉपर जो है वो इसके फंक्शंस होते हैं आपकी पेरोनियल नर्व के, ठीक है। यानी कि ये आपको एक तरह से
आपके पाँव की डोर्सिफ्लेक्शन करती है और आपकी इवर्जन करती है। अब उसकी तरफ मत जाएँ, ठीक है? क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका ये वाला आज का टॉपिक। तो आपने सिर्फ़ ये कर कहना है कि जब आपकी अगर ऊपर रेडियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है? यानी कि अगर आपकी एक तरह से रेडियल नर्व डैमेज होगी, तो रेडियल नर्व डैमेज होने की वज़ह से आपका एक तरह से रिस्ट ड्रॉप और फिंगर ड्रॉप हो जाती हैं अपर लिम्ब की। लेकिन अगर हम लोअर लिम्ब की तरफ देखें कि जो आपकी अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी, तो आपको फुट ड्रॉप हो जाएगा। इन पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। ये आपने इनमें लाजमी और लाजमी जो है वो देखना है। अब अगर मजीद हम इन लोगों के अंदर देखें तो और क्या होता है, देखो मजीद इन लोगों में क्या होता है, जब इनके एक तरह से आपके जो एक तरह से लेग्स के मसल हैं, जब वो डैमेज हो जाएंगे, जब वो वीक हो जाएंगे, वो इतने वीक हो जाएंगे कि उनका एक जो टेंडन होंगे, यानी कि इन मसल्स के जो लास्ट पे जो टेंडन्स होंगे, उन टेंडन्स में कभी कभार क्या होगा कि इतना ज्यादा स्ट्रेच आ जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरह से खिंच जाएंगे, ठीक है? इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच आएगा। जब बहुत ज्यादा उनमें स्ट्रेच आएगा तो वो क्या करेंगे, जो आपके एक तरह से पाँव होंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका फुट होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका फुट होगा उसको अपनी तरफ इतना जोर से खींचेंगे तो आपका जो फुट होगा उसकी हाई आर्च बन जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्या है कि ये आपका एक तरह से फुट है, इसकी ये नॉर्मल आर्च है, ठीक है? यानी कि मैंने आपको एक तरह से थोड़ी सी ज्यादा बना दी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये आपका फुट है, इसकी ये तकरीबन आर्च होती है, ऐसे ही है ना, आपकी जो फुट होता है इसके अंदर थोड़ी सी आर्च है, ये नॉर्मल आर्च है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये उसकी तरफ क्या आ रहा है, ये आपके फुट की तरफ एक टेंडन आ रहा है। जब आपका जो टेंडन जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये आपकी जो एक तरह से पाँव होगा इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेगा। तो आपका जो पाँव होगा उसकी एक तरह से बहुत ज्यादा आर्च बन जाएगी, इस तरह बहुत ज्यादा आर्च बन जाएगी। इस बहुत ज्यादा आर्च को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से पेस्केवस, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसको हम कहते हैं पेस्केवस हो जाएगा। क्या होगा, इन लोगों के अंदर एक तरह से पेस्केवस हो जाएगा। एक तो इन लोगों की जो टांगे होंगी वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी, बिल्कुल दुबली पतली हो जाएंगी, और इनके जो फुट होंगे वो हाई आर्च होंगे, ठीक है? यानी कि एक तरह हाईली आर्च्ड फुट, जिनको हम कहते हैं पेस्केवस हो जाएगा, ठीक है? और कभी कभार इन लोगों के जो टेंडन होते हैं, ठीक है, वो टेंडन इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं, यानी कि वो स्ट्रेच नहीं होते, इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो उनका जो फुट होता है वो बिल्कुल एक तरह से फ्लैट हो जाता है, यानी कि अभी तो इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया था, स्ट्रेच करने की वजह से इसका जो फुट है उसका बहुत ज्यादा आर्च बन गई। अब क्या होगा कि इसका जो टेंडन होगा वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स होने की वजह से इसका जो फुट होगा वो बिल्कुल इतना सीधा हो जाएगा, उसका जो पाँव होगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जब उसका टेंडन बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा और उसका जब फुट बहुत ज्यादा एक तरह से सीधा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका क्या होगा, इतना फ्लैट फुट होगा, क्या होगा कि आपका एक तरह से फ्लैट फुट होगा। आपने अक्सर जो है वो आर्मी में भी देखा होगा, उसमें क्या होता है, एफ उन्होंने लिखा होता है, ठीक है, उसके टेस्ट के अंदर। इसका मतलब होता है फ्लैट फुट। और फ्लैट फुट को अगर हम मतलब कि मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो आपने कहना, इसको हम कहते हैं पेस प्लेनुस। क्या कहते हैं आपके एक तरह से, पेस प्लेनुस कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं आपके एक तरह से, पेस प्लेनुस कहते हैं, ठीक है? यानी कि इसमें हमने क्या देखना है, जो आपका ये पेशेंट होगा आपका सीएमटी का, इस सीएमटी का पेशेंट में हमने देखा कि इसमें क्या होगा कि जो लवर लिम्ब होगा, जो उसकी लवर लिम्ब होगी, उसकी जो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो उसके जो लवर लिम्स के जितने भी आपके मसल्स होंगे, जो लवर लिम्ब होगा वो पूरे का पूरा वीक हो जाएगा। हमने देखा कि यार इसमें एक तरह से कॉमन पेरोनियल नर्व थी, जब कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो उसका जो पेरोनियस लोंगस और पेरोनियस ब्रीवियस मसल्स था उनकी इनर्वेशन खत्म हो जाएगी। जब उनकी इनर्वेशन ही खत्म हो जाएगी तो आपका ये मसल्स प्रॉपर जो है वो मूव नहीं कर सकेंगे। जब ये प्रॉपर मूव ही नहीं कर सकेंगे तो ये वक्त के साथ साथ इनकी एट्रोफी होती जाएगी, वक्त के साथ साथ इनकी वीकनेस होती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से क्या मतलब कि एट्रोफी होती जाएगी। और दूसरी क्या होगी कि जब आपका टीबियल नर्व डैमेज होगी, जब टीबियल नर्व डैमेज होगी तो आपका जो टीबियलिस एंटीरियर मसल्स है उसकी एक तरह से एट्रोफी होती जाएगी, वो वीक होता जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो लेग्स के जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से वीक हो जाएंगे। जब वो वीक हो जाएंगे तो उसकी एक तरह से जो टांगे होंगी वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगी, ठीक है, वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक तरह लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपने कहना है कि जब आपके एक तरह से ये जो मसल्स हैं ये वीक हो जाएंगे तो इनको जो टेंडन्स होते हैं कभी कभार इतने ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं कि जो फुट होता है इसको एक तरह से अपनी तरफ खींचते हैं और उसको एक तरह से हाई आर्च्ड फुट बनाते हैं। क्या करते हैं, हाई आर्च्ड फुट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेस्केवस कहते हैं। और कभी कभार ये जो टेंडन होते हैं इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं वीकनेस की वजह से कि जो पेशेंट होता है उसका एक तरह से जो फुट होता है वो फ्लैट फुट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट फुट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेस प्लेनुस कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइंडिंग इन लोगों के अंदर आती है जो आपने लाजमी और लाजमी देखनी है, यानी कि
ये जो लोअर जो लिम्स होंगी इनके ये सारी कंडीशन आएंगी, ये जो नर्व्स होंगी इनमें डैमेज होने की वजह से, ठीक है। मतलब ये सारी कंडीशन इनके अंदर आपने देख ली। अगर हम मजीद देखें कि आपकी अपर लिम्स के ऊपर, ठीक है, अगर हम देखें दोबारा अपर लिम्स में वही आपने सारी जो आपने कॉमन सेंस यूज करके जो है वो कंडीशन लगा लेनी है। यानी कि इसके जितने भी आपके अपर लिम्स की जो एक तरह से नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल हूँ कि आपकी रेडियल नर्व डैमेज होगी, क्या होगी, आपकी रेडियल नर्व डैमेज होगी। जो आपकी रेडियल नर्व डैमेज होगी तो आपकी जो रेडियल नर्व होती है ये आपकी एक तरह से जो होता है आपका फोर आर्म के जितने भी आपके पोस्टीरियर मसल्स होते हैं, जितने भी आपके एक्सटेंसर मसल होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। तो आपके जो मतलब कि फोर आर्म के जितने भी मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके वीक हो जाएंगे। जब वो वीक हो जाएंगे तो आपकी जो रेडियल नर्व भी डैमेज हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे आपके एक तरह से रिस्ट ड्रॉप देखेंगे, क्या होगी, आपकी एक तरह से रिस्ट ड्रॉप देख सकते हैं। इनमें हम देख सकते हैं जनाब आपकी एक तरह से फिंगर ड्रॉप्स, ठीक है, क्या हम देख सकते हैं इनमें एक तरह से फिंगर ड्रॉप्स देख सकते हैं। उनकी जो फिंगर्स होंगी वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो वो झुकी हुई होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि यार एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो उसमें जितने भी मसल्स होंगे वो मतलब कि आपके वो मतलब कि खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो एक्सिलरी नर्व है, अगर मैं एग्जांपल हूँ, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो वो आपके डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। जब डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई करते हैं तो अब आपके एक्सिलरी नर्व डैमेज होने की वजह से डेल्टोइड मसल की वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक तरह से मूवमेंट ही नहीं हो रही। तो आपका क्या हो जाएगी, डेल्टोइड मसल की एक तरह से एट्रोफी हो जाएगी। और आपका जो एक तरह से शोल्डर होगा वो बिल्कुल एक तरह से जो शोल्डर होगा वो बिल्कुल एक तरह से वीक हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। ये सारी जो कंडीशंस होंगी ये आपके अपर लिम्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशन हमने डिस्कस की ये क्या थी, आपका एक तरह से जो होता है लाइक मतलब कि जो मोटर सेंसेशन थी उसको हमने डिस्कस किया। क्यों, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्या है, ये आपकी एकदम सेंसरी और मोटर न्यूरोपैथी होती है। तो हमने अभी तक इसमें क्या डिस्कस किया है, आपकी एक तरह से सेंसरी न्यूरोपैथी को डिस्कस किया है कि इसमें जब सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाएगी, सॉरी, मोटर न्यूरोपैथी हो जाएगी, तो मोटर न्यूरोपैथी की वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपके मसल की वीकनेस हो जाएगी। ये सारी कंडीशंस आपको पता चल गई। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इनके अंदर एक तरह से सेंसरी न्यूरोपैथी, अगर सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाए तो सेंसरी न्यूरोपैथी में हमें कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो मिल सकती हैं। सेंसरी न्यूरोपैथी में इनमें क्या होगा कि एक तरह से पैरास्थीजिया होगा, क्या होगा कि आपका एक तरह से पैरा एस्थीजिया होगा। पैरा एस्थीजिया से क्या मतलब है, पैरा एस्थीजिया से मतलब होता है कि आपकी टिंगलिंग एंड नंबनेस सिचुएशन होगी। क्या होगी कि आपके एक तरह से टिंगलिंग एंड नंबनेस मतलब कि सेंसेशन होगी, टिंगलिंग एंड नंबनेस सेंसेशंस। यानी कि वो कहेगा कि यार मेरे अपर और लोअर लिम्स में क्या हो गई, ये सुइयां सी चुभ चुभ रही हैं, ठीक है, मतलब उसमें अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये उसके एक तरह से सेंसरी न्यूरोपैथी होने की वजह से मिल सकेंगी। दूसरी क्या होगी, क्योंकि इनमें नर्व डैमेज हो जाएंगी, जब नर्व सेंसरी नर्व जो है जब वो डैमेज हो जाएंगी तो इसमें क्या होगा कि डिक्रीज पेन सेंसेशन, यानी कि इसमें जो पेन की सेंसेशन होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरह हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम देखते हैं, ठीक है, पेन की जो सेंसेशन होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि उसको नहीं पता चलेगा कि उसमें उसको कोई चोट वगैरह आएगी, तो उसको जो पेन की सेंसेशन है वो बिल्कुल जो है वो मालूम नहीं होगी, ठीक है, जिस तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम देखते हैं। दूसरा इसमें क्या होगा कि जो आपका डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोप्रियोसेप्शन होता है इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि अगर आप अपनी आंखों को बंद करो ना तो आप जो है वो अपनी टांगों को उठाओ तो आप बता सकते हो कि मेरी जो टांग है इसकी जो एक तरह से जो पोजीशन है ये कहाँ पे है, ऐसी है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर ये जो सेंसरी जो नर्व्स हैं ये डैमेज हो रही है, तो वो मतलब कि अपनी जो एक तो जो लेग्स होंगी उनको प्रॉपर मूव ही नहीं करवा सकेगा। अगर वो थोड़ी बहुत मूव करवा भी सकेगा तो उसमें क्या होगा, उसको प्रॉपर पता ही नहीं चलेगा कि जनाब उसकी जो एक तरह से लेग है उनकी मतलब की पोजीशन क्या है, वो किस मतलब की पोजीशन के ऊपर है, वो आपकी जमीन से ऊपर उठी हुई है या वो नीचे हैं, या उसकी क्या एक तरह किस एंगल के ऊपर है। तो इसमें ये सारी क्या होती है, आपके प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह भी कम होती है, ठीक है। तो ये आपका चारकोट मैरी टूट डिजीज होता है जिसको हम सीएमटी कहते हैं, और इसकी ये सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। अभी मैं इसको जल्दी से एक तरह से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको एक तरह से पूछता हूँ कि अगर आपको समझ आई है या नहीं आई। देखिए आपने कहना है कि चारकोट मैरी टूट डिजीज, इसमें क्या होता है कि इसको हम सीएमटी भी कहते हैं, ठीक है, और इसको मतलब कि जो दूसरा नाम है इसका वो है आपका एक तरह से हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी है। और ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज नहीं है। यानी कि आपने कहना है कि आपका सीएमटी एक ऐसी इनहेरिटेड
एक ऐसी इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं और उन न्यूरॉन्स में आपकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। जब आपकी एक तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है तो आपको सेंसरी और मोटर जो सेंसेशंस होती है वो दोनों खत्म हो जाती हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें एक तरह से अगर हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे इसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियो क्या है, तो आपने कहना है कि इसमें होता कुछ यूं है कि आपका जो श्वान सेल्स होते हैं वो श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द क्या करता है, उनके इर्द गिर्द एक माइलिन शीट बनाता है। लेकिन अगर हम श्वान सेल के थोड़ा सा अंदर देखें तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 17 होता है। क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर आपका PMP22 जीन होता है जो कि प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन जो माइलिन शीट बनाता है, माइलिन शीट आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके इर्द गिर्द क्या बनाता है, सॉरी, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो CMT होता है इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर जो PMP22 जीन है उसकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है। जब उसकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है तो आपके प्रोटीन्स नहीं बनते। जब प्रोटीन्स ही नहीं बनते तो आपकी माइलिन शीथ ही नहीं बनती। जब माइलिन शीथ ही नहीं बनती तो आपकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जितनी भी नर्व्स हैं, चाहे वो सेंसरी है चाहे वो मोटर है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम आते हैं कि आपके एक तरह से लोअर लिम्स के तरफ की लोअर लिम्स की जितनी भी नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। हमने देखा कि मेनली आपकी दो नर्व्स, कॉमन पेरोनियल नर्व और आपकी टीबियल नर्व। जब आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है वो मेनली आपकी पेरोनियस लोंगस और ब्रीवियस को सप्लाई करती है। जब कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपका जो लेग के मसल होंगे, स्पेशली पेरोनियस लोंगस और ब्रीवियस, ठीक है, वो दोनों वीक हो जाएंगे, उनकी एक तरह से एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। टिबियालिस नर्व जो होती है, सॉरी, टिबियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो टिबियालिस एंटीरियर मसल जो होगी उसकी इनर्वेशन नहीं होगी, तो टिबियालिस एंटीरियर मसल की वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा कि आपको जो लेग होगी, मतलब कि लेग्स की प्रॉपर जो है वो वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जो लेग्स होंगी वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगी, बिल्कुल दुबली पतली हो जाएंगी। और दूसरा इसमें क्या होता है कि आपके एक तरह से पेरोनियल नर्व डैमेज होने की वजह से उसमें फुट ड्रॉप हम देख सकते हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होने की वजह से हम फुट ड्रॉप जो है वो देखेंगे उसके अंदर। दूसरा इसमें क्या होता है, टेंडोन जो होते हैं वो कभी कभार बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं जिसके बाद हमें पेस कैवस मिलता है, यानी कि आपका हाई आर्च फुट मिलता है। कभी कभार वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं आपके टेंडोन जिसकी वजह आपको फ्लैट फिट मिलता है, यानी कि पेस प्लेनुस मिलता है। ठीक है, और ये सारी होती है। अगर हम अपर लिम्ब की तरफ देखेंगे, आपके रेडियल नर्व डैमेज होने की वजह से आपको क्या हो सकता है कि आपकी लाइक रिस्ट ड्रॉप हो सकती है, आपकी एक तरह से जो फिंगर ड्रॉप्स हो सकती हैं, मतलब कि आपके जो अपर लिम्स होंगे ना वो भी एक तरह से वीक हो सकते हैं। ये सारी हमने मोटर देखी। अब हम आते हैं सेंसरी, कि सेंसरी न्यूरोपैथी में क्या होगा कि आपका एक तरह से टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन होगी पेशेंट को, पेन सेंसेशन खत्म हो जाएगी और प्रोप्रियोसेप्शन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आए जिसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हों, एक उसमें ये हो कि जनाब उसका जो लोअर लिम्स है, यानी कि उसकी जो लेग है वो बिल्कुल दुबली पतली हो, पहली बात। दूसरा क्या हो कि उसको जो एक तरह से फुट है, उसका फुट में दो सिचुएशन हो, या तो वो बिल्कुल हाई आर्च्ड फुट हो, यानी कि वो बिल्कुल हाई आर्च्ड फुट हो, मतलब जिसको हम पेस कैवस कहते हैं, या फिर एक तरह से फ्लैट फिट हो जिसको हम पेस आपका पेस प्लेनुस कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। दूसरा इसमें क्या हो कि एक तरह से फुट ड्रॉप हो, यानी कि उसका जो फुट है वो बिल्कुल ड्रॉप हो, तीसरी कंडीशन। फिर आपने कहना उसके अगर आप अपर लिम्ब को देखो, अपर लिम्ब में क्या होगा कि उसका एक तरह से जो अपर लिम्ब होगा वो भी इस तरह क्या होगा, बिल्कुल वीक होगा। अपर लिम्ब जो है वो बिल्कुल वीक होगा, यानी कि उसको जो दोनों बाजू होंगी वो बिल्कुल वीक होंगे। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि सूख जाएंगी। ठीक है, तो उस तरह वो होगा। दूसरा एक और कंडीशन, इन लोगों के अंदर जो वो हैमरटोज देखते हैं, क्या देखते हैं हम, हैमरटोज। हैमरटोज से क्या मतलब होगा, उनका जो टोज होंगे ना, यानी कि उसकी जो फिंगर्स की जो टोज होंगी वो एक तरह से बिल्कुल वो भी एक तरह से हाई आर्च बन जाएंगे इस तरह, इसको हम कहते हैं हेमरटोज मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन किस में होती है, आपको CMT में होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक तरह से इसके मतलब कि पिक्चर वगैरह दिखा देता हूँ इसकी, जो आपका चारकोड मैरी, और फिर आपको मजीद जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। हम्म, ये देखें, ये आपने कहना है कि इस मतलब कि जो आपका पेशेंट होगा इसमें ये सारी कंडीशंस होंगी। देखिए उसमें क्या है कि बिल्कुल जो फिट है, ठीक है, उसकी जो लेग है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से दुबले पतले हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मतलब कि इस कंडीशन के इस पिक्चर में भी दूसरा क्या है कि इसमें एक तरह से पेस कैवस है, यानी कि हाई
आर्च्ड फुट है, इस तरह के पेशेंट अगर आपके पास आए। दूसरा मतलब इसमें क्या है, ये आपका फ्लैट फिट है, बिल्कुल फ्लैट फिट आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसमें एक तरह से ये देखें, उसके जो अपर लिम्ब है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, ठीक है, उसका क्या है, अपर लिम्ब बिल्कुल वीक हो चुका है। और तीसरा इसमें क्या है कि एक तरह से हैमर टोज, ठीक है, इसने यहाँ पे हैमर टोज नहीं दिखाई हुई। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखा देता हूँ, वहां पे आपको मजीद समझ आ जाएगा कि आपका हैमर टोज क्या होता है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, कि इन लोगों में क्या होता है कि ये आपके एक तरह से हाई आर्च फुट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ये देखिए इसमें क्या होता है कि आपका टो होता है वो बिल्कुल इस तरह बन जाता है, उसमें भी हाई आर्च बन जाता है इस तरह, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से हैमर टोज, ठीक है। तो ये होता है आपका एक तरह से चारकोट मैरी टूथ डिजीज, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपके पास पेशेंट है तो आपने सीएमटी के बारे में सोचना है। अभी मैं जल्दी से आपको एक तरह से ऊपर से मतलब कि रीड करवा देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ आई है या नहीं आई। अब ये है उसका एक तरह से लिखा हुआ है सीएमटी, चारकोट मैरी टूथ डिजीज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी होती है, ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी नर्व डिसऑर्डर रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स involved in the structure and function of the peripheral nerves or the myelin sheath, टिपिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि ये क्या होती है आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 17 है, ये आपकी ऑटोसोमल होती है, और मतलब कि पेरेंट्स में से अगर दोनों में से किसी एक को भी हो तो ये मतलब कि हो जाती है, इन मतलब कि बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। एसोसिएटेड विद फुट डिफॉर्मिटी, यानी कि पेस कैबूस होता है, पेस प्लेनुस भी आपने लिखना है, हेमरटोज होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस, फुट ड्रॉप होती है, सेंसरी डेफिशिएंट होने की वजह से मतलब कि वो सारी उसमें पेन सेंसेशन वगैरह आपने लिख लेनी है। और मतलब कि इसमें पीएमपी22 जीन की एक तरह से क्या होती है, एक तरह से उसकी म्यूटेशन होती है, उसकी एक तरह से डुप्लीकेशन, मतलब कि डुप्लीकेशन यानी कि उसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में लाजमी लिखना है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट डिजीज के ऊपर कि आपकी जो दूसरी डिजीज है इसके बारे में क्या सीन होता है। अब हम आते हैं आपकी एक तरह से एडम डिजीज के ऊपर, ठीक है, कौन सी, एक तरह से एडीईएम एडम, यानी कि कौन सी आपकी एक तरह से अक्यूट डिसीमिनेटेड इंसिफेलोमिलाइटिस, कौन सी आपकी अक्यूट डिसीमिनेटेड इंसिफेलोमिलाइटिस। अब अक्यूट का क्या मतलब होता है, अक्यूट का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीज जो इसका मतलब क्या हो कि सडन ऑनसेट हो, ठीक है, यानी कि क्या हो, आपका सडन ऑनसेट हो, यानी कि ऐसी डिजीज जो बिल्कुल मतलब कि एकदम से ओरिजिनेट हो, बिल्कुल एकदम से जनाब आपको अराइज हो, सडन ऑनसेट हो। और डिसिमिनेटेड का क्या मतलब होता है, डिसिमिनेटेड का मतलब ये होता है कि आपकी इसमें क्या हो कि मल्टीपल ऑर्गन, मतलब कि आपकी क्या हो, मल्टीपल लीजन्स हो, ठीक है, यानी कि क्या हो कि आपके एक ही ऑर्गन्स की बहुत सारी जो साइट्स हैं वो इसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो। दूसरा इंसिफेलोमिलाइटिस, इंसिफेलो का क्या मतलब होता है, आपका ब्रेन, ठीक है, क्या होता है कि आपका एक तरह से ब्रेन होता है। और आपका माइलो, यानी कि हमने देखा था कि आपका जो न्यूरो आपका नर्वस सिस्टम होता है, इसमें माइलो का क्या मतलब होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या होता है कि आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, यानी कि आपका एक तरह से आपका मतलब कि ये जो आपकी डिजीज होती है अक्यूट डिसीमिनेटेड इंसिफेलोमाइटिस, इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसका मतलब कि वो एकदम से ऑनसेट होगा, यानी कि एकदम से जो है वो अराइज होगी। और इसमें क्या होगी कि आपका ब्रेन, ठीक है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होंगे ना वो मल्टीपल लीजन्स होंगी, यानी कि बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी जगह के ऊपर आपको इन्फ्लामेशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो आपका एडम होती है, ठीक है, इस ये आपकी एकदम से ओरिजिनेट होती है, एकदम से जो है वो डिजीज आती है। और इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो बहुत सारी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है कि यानी कि जो आपकी एडम होती है ये होती क्यों है, तो आपने कहना है कि इसमें होता है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पहले तो आपने कहना है कि ये आपकी एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या है कि आपकी एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब होता है, यानी कि इसमें क्या बनती है आपकी एक तरह से ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, क्या बनती है आपकी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है जो मतलब ये क्यों बनती हैं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको कोई ना कोई मतलब कि एक तरह से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसको कोई ना कोई पहले क्या हुआ, आपका इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है कि जना वो आपका एक तरह से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कि जना वो आपका क्या हो, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, यानी कि उस पेशेंट में क्या हुआ कि उस पेशेंट में पहले एक तरह से उसको इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है कि ना उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है उसको एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल या फिर उसने क्या करवाई, उसने मतलब कि वैक्सीनेशन करवाई, क्या करवाई आपकी एक तरह से वैक्सीनेशन करवाई। अब आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन होती है इसमें आपके वीकेंड पैथोजिन होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा वीक्ड पैथोजिन होते हैं, सही है ना, जिसने क्या करना होता है आपके इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट करवाना होता है। यानी कि कोई भी पेशेंट है उसने क्या किया, उसने कोई ना कोई वायरल
या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या फिर उसने क्या किया, उसने जनाब रिसेंटली वैक्सीनेशन करवाई, और वैक्सीनेशन में आपको पता है कि आपके एक तरह से वीक्ड पैथोजिन होते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करवाना होता है। अब क्या होता है कि इस लोगों के अंदर जो है, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, क्या जो आपका एक तरह से इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, आपका एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, आपका एक तरह से ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगा जो आपकी बॉडी के ऊपर जो है एक तरह से अटैक करना जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि इन दो कंडीशन के ऊपर आपका, इन दोनों कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाएगा। वो जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, तो वो मतलब कि एक तरह से आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अगेंस्ट क्या बनाएगा, आपको एंटीबॉडीज जो है वो ऑटो एंटीबॉडी जो है वो बनाएगा। जब आपका ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा ना, ये आपको जो ऑटो एंटीबॉडीज होंगी, ये मेनली जाएंगी आपके आपके ब्रेन, ठीक है। किसमें, आपके एक तरह से ब्रेन प्लस आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल होंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होंगे, उनको जाके अटैक करेंगे। जब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जाके अटैक करेंगे, जब उनको एक तरह से अटैक करेंगे, तो उसकी क्या करवाएगा, एक तरह से इन्फ्लामेशन करवा देगा, ठीक है। उसकी क्या करवा देगा, एक तरह से इन्फ्लामेशन करवा देगा। यानी कि एक पेशेंट था, उसने अभी अभी जब रिसेंटली वैक्सीनेशन करवाई, जब उसने वैक्सीनेशन करवाई है, या फिर उसको एक तरह से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस तरह क्या हुआ कि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो ओवर एक्टिव हो गया, उसने ऑटो एंटीबॉडीज बनाई। ये जो ऑटो एंटीबॉडीज थी, उसने आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो एक तरह से सेल्स थे, उनको जाके एक तरह से डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। जब उनको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, तो उनमें एक तरह से इन्फ्लामेशन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगी कि आपको एक तरह से सीएनएस से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि सीएनएस रिलेटेड क्या होंगी कि आपको एक तरह साइंस एंड सिम्टम जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में एकदम से क्या होगा कि आपका एक तरह से हेड एक होगा। यानी कि उनको एकदम, जैसे उन्होंने अभी अभी वैक्सीनेशन करवाई है, उनको एकदम से जो है वो सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उनको हेड एक जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि इनको एक तरह से कंफ्यूजन, ठीक है। यानी कि आपका एक तरह से ब्रेन डैमेज होगा, तो इनको एक तरह से कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और जब कंफ्यूजन होगी, उसके अलावा इसमें क्या होगा, अगर ऑप्टिक नर्व, ठीक है, क्या होगा, आपकी एक तरह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। जो आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से इसको एक तरह से क्या होगा, आपका एक तरह से आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस होने की वजह से इनमें विजन लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपको एक तरह से विजन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर उनका ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो उसमें एक तरह से सीजर्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपने लिखनी है इस इन मतलब कि आपकी एक तरह से एडम के अंदर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा कि आपके सीएनएस रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स आएंगे, आपको हेडेक हो सकता है, एकदम से कंफ्यूजन, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से आपको विजन लॉस हो सकता है, और आपको एक तरह से सीजर वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है। अब दूसरा क्या होता है कि इन लोगों के अंदर मतलब कि आपका क्या होता है, और दूसरा आपने इसमें याद रखना है कि ये जो आपका एडम होता है, ये आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्योंकि आपको पता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये मतलब कि ऐसा ऐसा होता है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद जो होता है ये अपीयर होता है। मतलब कि जो आपका मतलब एडम होता है, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। जब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, वो आपको जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं और सेल होते हैं उनको डैमेज करते हैं। जब वो उनको डैमेज करते हैं, तो आपको सीएनएस से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स आती है। ये सारे साइंस और सिम्टम्स आपने लिख लेने कि इनके अंदर क्या होता है। अब बात नहीं इनके एक तरह से डायग्नोज, ठीक है, आपने एक तरह से डायग्नोज करना है। डायग्नोज आप जो है एमआरआई करवा सकते हो। जैसे ही आप इनका एक तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मल्टीपल लीजन्स मिलेंगी। क्या होगी कि आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जगह जगह के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्या मिलेगी, आपको लीजन्स मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आपको इन्फ्लामेशन मिलेंगी, किसके अंदर, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। यानी कि आपने क्या करवाना है, आपने इसको डायग्नोज करवाना है, एमआरआई करवानी है। जैसे ही आपने एमआरआई करवाई, तो आपको एक तरह से मल्टीपल लीजन मिलेंगी आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इन लोग मतलब कि याद रखने के इनके क्या सीन होता है, ठीक है। ये था आपका एक तरह से मतलब कि आपका अक्यूट डिसिमिनेटेड इंसेफेलोमिलाइटिस, इसको पोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। आपने सिंपली इसके बारे में ये याद रखना है कि ये एक तरह से आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी आपका पेशेंट है, उसको कोई ना कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जब भी उसको एक तरह से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या फिर
उसने रिसेंटली जो है वो वैक्सीनेशन करवाई, जब उसने ये दोनों चीजें करवाई, यानी कि उसमें ये दोनों कंडीशन होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम होगा वो ओवर एक्टिव होगा। जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होगा तो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जाके डैमेज करेंगी, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो आपके सेल होंगी उनकी इन्फ्लामेशन करवाएगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट को एकदम से जो होगा वो आपके सीएनएस से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे, यानी उसको हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगी, उसको एक तरह से वीएन लॉस हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होने की वजह से उसको सीजर हो सकते हैं। और एमआरआई जो है, जैसे आप एमआरआई करवाओगे तो एमआरआई के ऊपर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको मल्टीपल लीजन जो है वो देखने को मिलती है। फिर आपने कहना कि इसमें जो वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, यानी कि डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर, आपका एडम के अंदर किसमें क्या सीन होता है। अब ये था, आपने ऊपर से इसको पढ़ लेना है और सारे जितने भी आपके मतलब कि साइंस और सिम्टम्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने इसमें लिख लेने हैं। अब आते हैं कि ये जो आपकी प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी मतलब इसका क्या सीन होता है। देखो जो प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो मतलब कि ऐसा ऐसा जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि अभी जो है वो मतलब कि अभी जो है वो स्टार्ट हुई है और मतलब कि कुछ देर बाद क्या होगी कि वो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी ये डिजीज जो है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके मतलब कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मल्टीफोकल यानी कि ये आपकी बहुत सारी जो साइट्स होंगी, बहुत सारी जो जगह होगी उनको एक तरह से इन्वॉल्व करेगी। ल्यूकोइंसेफेलोपैथी यानी कि आपका एक तरह से जो ल्यूको का क्या मतलब होता है, आपका एक तरह से व्हाइट मैटर, ठीक है, जो आपका एक तरह से व्हाइट मैटर होता है आपके एक तरह से ब्रेन के अंदर, ये हम पढ़ेंगे आपकी सर्जरी के अंदर कि आपका ग्रे मैटर किसको कहते हैं, व्हाइट मैटर, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है, आपको उसकी एक तरह से वो डैमेज हो जाता है, यानी कि आपकी जो एक तरह इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से पीएमएल, ठीक है, इस डिजीज को हम सिंपली कहते हैं पीएमएल, यानी कि प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होगी कि ऐसा ऐसा आपके ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर, ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों होता है आपने याद रखना है कि मतलब कि जब भी एक हमारे इस मतलब ये होता क्यों है, इसकी एक तरह से पैथोफिजियो क्या है, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। देखो हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसने लिखा कि जेसी वायरस इन्फेक्शन। अब जेसी वायरस इन्फेक्शन जो होता है जी, आपका एक मतलब कि जो पेशेंट था जिसको मतलब कि इसका बहुत मुश्किल नाम है, आपने देख लेना, लेकिन आप सिंपली ये याद रखो कि एक तो होता है आपका जेसी वायरस होती है, ठीक है, यानी कि आपका जेसी वायरस होता है। अब ये जो जेसी वायरस होता है ना, ये जो जेसी जो है ना, ये आपका वो पेशेंट का नाम है जिसको ये पहली दफा आपको पीएमएल हुआ था, ठीक है, यानी कि जो आपका जेसी वायरस जो है ये उस पेशेंट के नाम से जो है वो रखा गया है जिसको सबसे पहले पीएमएल हुआ था। अब क्या होता है कि उसको मतलब कि उसको फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को क्या हुआ, आपका जेसी वायरस ने अटैक किया, जैसे जैसी वायरस ने उसको अटैक किया तो उसको क्या होगा, आपके जेसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने एक तरह से वैक्सीनेशन करवाई, ठीक है, जब उसने वैक्सीनेशन करवाई तो उसका जो जेसी वायरस था वो मतलब कि एक तरह से मतलब कि खत्म हो गया, यानी कि जो जेसी वायरस था वो एक तरह से इनएक्टिवेट हो गया। क्या हो गया कि आपका एक तरह से इनएक्टिवेट हो गया, यानी कि उसने प्रॉपर जो है, पहले उसको क्या हुआ, उसको जेसी वायरस का अटैक हुआ, जेसी वायरस ने उसको इन्फेक्शन करवाया, फिर उसने इसके खिलाफ जो वो प्रॉपर जो वो ट्रीटमेंट लिया, जिसके बाद आपको जेसी वायरस जो था वो एक तरह से इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसका एकदम से उसने मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग्स यूज की, या उसको एक तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ा, जिसमें मतलब कि उसका क्या होगा, उसका एक तरह से इम्यून जो सिस्टम था, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो एक तरह से सप्रेस हो गया। क्या जो इम्यून सिस्टम था वो क्या हो गया, आपका एक तरह से सप्रेस हो गया। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो उसका जो जेसी वायरस था वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। जब जेसी वायरस आपका दोबारा से एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया, उसने आपके ब्रेन के ऊपर जो वो अटैक किया, जैसे ब्रेन के ऊपर अटैक किया तो उसको अपने ब्रेन के रिलेटेड जितनी भी साइंस और सिम्टम्स थी वो आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि पीएमएल जो होती है ये भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि पहले आपका जो जेसी वायरस जो होता है ये मतलब आपका दोबारा से एक्टिवेट होता है, यानी कि उस पेशेंट के अंदर दोबारा से रीएक्टिवेट होगा, जिसमें क्या हो, जो कि अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो, ठीक है। अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कौन कौन का मतलब कि कौन कौन सा हो सकता है, आपने कहना कि फॉर एग्जांपल उसको एक लिम्फोमा हो, यानी कि लिम्फोमा आपको पता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका कैंसर हो जाए, ल्यूकीमिया व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाए, उसको एड हो, या फिर उसको एड्स हो, उसको एक तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाई। इन चारों कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एक तरह से इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम आपका क्या होता है कि सप्रेस हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाता है तो आपका जो जेसी वायरस होता है ये दोबारा से
रीएक्टिवेट होता है। जब ये रीएक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, आपके सीएनएस के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही आपके सीएनएस के ऊपर अटैक करता है तो आपके जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को जाके डैमेज करता है। जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज करेगा तो आपको पता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने आपके सीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनानी थी। जब आपके सीएनएस के अंदर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट ही डैमेज हो जाएंगे तो वो आपके सीएनएस में माइलिन शीट ही नहीं बना सकेगा, जिसकी वजह से आपके जितने भी आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होंगी और स्पाइनल नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। आपके जो एक तरह से ब्रेन के जितने भी सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, यानी कि जो सीएनएस के जितने भी आपके सेल हैं वो डैमेज हो जाएंगी और आपको सीएनएस से रिलेटेड जितनी भी साइंस और सिम्टम्स हैं वो आपको आ जाएंगी। ठीक है, आपने कहना कि ये सारी आपको पता चल गई। रैपिडली प्रोग्रेसिव यूजली फैट, यानी कि आपका जो वक्त के साथ साथ ये बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये आपका पैराइटल लोब को और जो आपकी एक तरह से ऑक्सीपिटल लोब है उसको एक तरह से इन्वॉल्व करेगी। विजुअल सिम्टम्स आर मोस्ट कॉमन, यानी कि आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगी। जब आपकी ऑप्टिक नर्व आपकी क्या है, क्रेनियल नर्व है, जब वो डैमेज हो जाएगी तो आपकी ब्लाइंडनेस यानी कि विजन लॉस हो सकता है। इंक्रीज रिस्क एसोसिएटेड विद नटेलिजुमाब एंड रिटोक्सीमाब। अब देखें ये जो दोनों ड्रग है ना, ये आपकी एक रिटोक्सीमाब और आपकी नटेलिजुमाब, ये आपकी अम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है। कौन सी, आपके एक तरह से अम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है। जब ये ड्रग कोई भी पेशेंट ले रहा होगा तो उसमें इम्यून सिस्टम जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो जैसी जो वायरस होगा वो दोबारा से एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से वो आपके सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के ऊपर अटैक करेगा और आपको सीएनएस से रिलेटेड साइंस और सिम्टम जो वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि नटेलिजुमाब और रिटोक्सीमाब जो होती है इसके साथ आपके पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा साइंस और सिम्टम्स आ सकती थी। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि जो आपका मतलब कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, एमएस होता है, उसमें आपका नटेलिजुमाब जो थी वो हम देते थे। ये आपकी तकरीबन आप कह सकते हैं उसमें ड्रग ऑफ चॉइस थी। लेकिन जो आपका एक तरह से पीएमएल था इसमें ये आपकी साइंस और सिम्टम्स को मतलब कि बहुत ज्यादा कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका ये नटेलिजुमाब और रिटोक्सीमाब है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके अंदर, पीएमएल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर ये सारी चीजें मतलब कि देखनी होती है। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको तीनों ये जो डिजीज हैं ये आपको क्लियर है या किसी का कोई मसला है? अच्छा, ये अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, और जिस न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से पार्किंसन डिजीज। कौन सी, आपकी एक तरह से पार्किंसन डिजीज। की आपकी पार्किंसन डिजीज क्या होती है, इसको हम देखते हैं कि इसका सारा क्या सीन होता है। पार्किंसन डिजीज मतलब कि आप सबको पता है कि ये क्या है, ये आपकी एक तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर आपके जो एक तरह से जो सेल्स होते हैं वो मतलब कि एज के साथ साथ यानी कि उम्र के साथ साथ जो उसकी मतलब कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके मतलब कि कौन से ऐसे सेल होते हैं जो पार्किंसन डिजीज के अंदर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो पार्किंसन डिजीज होती है इसकी डेफिनेशन क्या है। आपने कहना है कि ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। क्या है कि आपने कहना है कि ये क्या है, आपकी एक तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें आपकी मेनली दो चीजें होती हैं। ठीक है, आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें मेनली दो चीजें हो रही होती है। कौन कौन सी दो चीजें हो रही होती हैं, आपने कहना है कि एक में इसमें क्या होता है कि लो लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने जितनी भी लाइंस लिखूंगा इसके बारे में वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी और यही आपके एमसीक्यूज आएंगी। आपने कहना है कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज है ये क्या है, ये आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें आपके दो काम होते हैं। एक तो क्या होता है कि लो लेवल ऑफ डोपामीन, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो डोपामीन है उसका लेवल जो होता है वो कम होता है। हमने वो आपका एक तरह से टेबल पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज है वहां पे लिखा भी हुआ है कि उसमें क्या होता है कि आपका जो डोपामीन होता है इसका लेवल क्या होता है कि कम होता है। दूसरा आपने कहना है कि आपका जो पार्किंसन डिजीज है, एक तो इसमें लो लेवल ऑफ डोपामीन यानी कि डोपामीन का जो लेवल होता है वो कम होता है। दूसरा आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ, ठीक है, क्या होता है कि एक तरह से हाई लेवल होता है किसका, आपका एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, यानी कि जो आपके एक तरह से एसिटाइल कोलिन है उसका क्या होता है कि हाई लेवल होता है। आपने कहना है कि पार्किंसन डिजीज एक ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन जो होता है इसका लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगी, ठीक है, यानी कि जो आपकी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगी वो आपकी एज के साथ साथ जो होंगी वो एक तरह से
डैमेज हो जाएंगी, यानी कि उनकी एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी दो, मैं आपकी एक तरह से दो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट लिखूंगा और यही आपके मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे। वो पूछते हैं कि आपके मिड ब्रेन का, ठीक है, मिड ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी एक तरह से इसमें पार्किंसन डिजीज में एक तरह से डैमेज होता है, यानी कि ऐसा कौन सा मिड ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी पार्किंसन डिजीज में डैमेज होता है। तो इसमें आपका आता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपका क्या होता है कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है ये आपका पार्किंसन डिजीज में डैमेज होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका लाइक जो आपका डोपामीन होता है, ये डोपामीन आपका कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके मिड ब्रेन से रिलीज होता है। और मिड ब्रेन में हमने देखा था कि मेनली दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आपकी वेंट्रल टैगमेंटम एरिया होता था और आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा होता था। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर क्या होता था कि आपकी वेंट्रल टैगमेंटम एरिया होता था और सब्सटेंशिया नाइग्रा होता था, जिन्होंने क्या करना होता था, जिन्होंने आपके डोपामीन को बनाना होता था। लेकिन जो पार्किंसन डिजीज होती है, ठीक है, जो आपकी पार्किंसन डिजीज होती है, इसमें मिड ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जिसने डोपामीन बनाना होता है, वो एज के साथ साथ क्या होता है, उसकी एक तरह से डी जनरेशन होती है। जब उसकी डी जनरेशन हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो आपका क्या होता है, डोपामीन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। दूसरी एक बात, दूसरी आपने कहना है कि ऐसा कौन सा पाथवे है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा डोपामिनर्जिक पाथवे है जो पार्किंसन डिजीज में डैमेज होता है। ये भी आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, यानी कि आपका जो पार्किंसन डिजीज है इसमें कौन सा डोपामिनर्जिक पाथवे जो होता है वो डैमेज होता है। ये हम आपके एक तरह से जो फिजियो है इसके अंदर कुछ जो आपके एक तरह टॉपिक रहते हैं, उसके अंदर आपके ये वाले सिस्टम भी हैं, मतलब कि आपके जो पाथवे हैं, जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो भी रहता है, उसको हम करेंगे। तो उसमें उसमें हम देखेंगे कि आपका क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक पाथवे होता है ना, इसने जनाब आपके डोपामीन को एक तरह से मतलब कि प्रॉपर जो है वो सर्कुलेट करवाना होता है। अभी आप सिर्फ ये समझे कि जो आपका ऐसा कौन सा डोपामिनर्जिक पाथवे है जो आपका पार्किंसन डिजीज में डैमेज होता है, तो आपने कहना है कि आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। अभी हम देखेंगे कि आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे क्या होता है। अभी आपने सिर्फ ये चीजें जो है वो लिखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपने लिखने हैं। आपने सिर्फ अभी तक ये याद रखना है कि जो पार्किंसन डिजीज है ये आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें दो बातें होती हैं। एक तो डोपामीन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। मिड ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है, ये मतलब कि क्या होता है कि एज के साथ साथ ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंशियल नाइग्रा के अंदर क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, उन्होंने डोपामीन बनाना होता है। जब सब्सटेंशियल नाइग्रा ही डैमेज हो जाएगा तो आपका डोपामिनर्जिक जो है वो भी डैमेज हो जाएंगे। जब आपके डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो आपका डोपामीन जो होगा वो नहीं बनेगा, यानी कि डोपामीन का जो लेवल होगा वो कम होगा। दूसरा, ऐसा कौन सा पाथवे है डोपामिनर्जिक पाथवे जो मतलब कि आपके पार्किंसन डिजीज में डैमेज होता है, तो आपने कहना कि आपका एक तरह से नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। ठीक है, यानी कि आपका जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे है वो डैमेज होता है आपकी पार्किंसन डिजीज के अंदर। अब हम आप देखते हैं कि यानी कि आपका एक तरह से सब्सटेंशिया नाइग्रा और आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं और उसके ऊपर हम देखेंगे इसका सारा क्या सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक तरह से मैं ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका एक तरह फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, आपका मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, फिर आपका क्या होता है कि आपका पोन्स होता है, फिर आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसके नीचे आपको पता है कि आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के नीचे आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से मिड ब्रेन जो है वो स्टार्ट होता है, आपका आपका पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है, और फिर इसके नीचे आपका क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि जो आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है, इस मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है कि इस मिड ब्रेन के अंदर जो होता है ना, आपका एक खास किस्म का एरिया होता है जिसको हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइएट, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है। जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के अंदर एक खास किस्म का एरिया होता है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। इस सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर क्या होता है कि आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने डोपामीन बनाना होता है। जब आपका डोपामीन बन जाता है तो फिर क्या होता है कि यही जो डोपामीन होता है ये चला जाता है आपके फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो आपका फोर ब्रेन होता है, उस फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, जो आपका बेसल गैंग्लिया होता है, कौन सा, जो आपका एक तरह से बेसल गैंग्लिया होता है, वहां पे चला जाता है। यानी कि क्या होता है, जो आपका फोर ब्रेन होता है, और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, जो आपका बेसल गैंग्लिया होता है, वहां पे आपके खास किस्म का मतलब एरिया होता है, और उस एरिया को हम कहते हैं सट्राइएटम। क्या कहते हैं कि आपका एक तरह से सटराइएटम कहते हैं। ठीक है, कौन सा सट्राइएटम कहते हैं।
यानी कि जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर जो होता है आपका एक तरह से बेसल गैंग्लिया होता है। उस बेसल गैंग्लिया के अंदर एक खास किस्म के एरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइएटम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो आपका डोपामिन बना लेता है, तो फिर क्या होता है कि ये डोपामिन जो होता है ये आपके फोर ब्रेन के अंदर जो वो चला जाता है, ठीक है। किसके अंदर चला जाता है? आपके फोर ब्रेन के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही आपके फोर ब्रेन के अंदर चला जाता है तो आपका जो डोपामीन होता है ये आपके डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि हमने उसके अंदर उसको देखा था लाइक आपके उसके फार्मा के अंदर, लेकिन हम दोबारा जैसे फार्मा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम दोबारा देखेंगे। अभी सिर्फ जो है वो आपको पार्किंसन डिजीज समझा रहा हूँ, और पार्किंसन डिजीज में कौन सा पाथवे होता है वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पाथवे जो भी मैंने आपको बनाया है कि ग्रीन कलर से, ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्राइएटम के दरमियान है। इसी वजह से हम इस पाथवे को क्या कहते हैं? आपका एक नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। क्या कहते हैं? आपका एक तरह से नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं, नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं, ठीक है। नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा डोपामिनर्जिक पाथवे है जो कि मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा और आपका फोर ब्रेन का जो बेसल गैंग्लिया होता है उसके स्ट्राइएटम के दरमियान होता है। ये क्या करता है? ये यहाँ से आपके डोपामीन को ट्रेवल करवाता है स्ट्राइएटम तक। फिर स्ट्राइएटम तक जब आपका डोपामीन पहुंच जाता है तो डोपामीन क्या करता है? आपके डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सारा सीन होता है आपके इसके अंदर। अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो होता है ना आपकी जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, ये सब्सटेंशियल नाइग्रा एक तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा जो होता है ये डैमेज होना स्टार्ट होता है, इसमें एक तरह से जो डोपामीन होता है, डोपामीन का जो लेवल होता है वो कम होता है। मतलब ये डोपामीन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक और चीज होती है, ठीक है। नॉर्मली पता क्या होता है? नॉर्मली आपके अंदर जो डोपामीन होता है, ठीक है, डोपामीन और एसिटाइल जो कोलिन होता है, ठीक है, कौन सा? एसिटाइल कोलिन जो होता है उनका एक तरह से बैलेंस होता है, वो दोनों बैलेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो बैलेंस होता है वो बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है कि इन लोगों के अंदर जो डोपामीन होता है ना, डोपामीन क्या मतलब कि सब्सटेंशियल नाइग्रा जो होता है वो डैमेज होने की वजह से डोपामीन कम हो जाता है। जब डोपामिन कम हो जाता है तो एसिटाइल का जो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो आपका जो एसिटाइल कोलिन होता है ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन सा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब जब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसकी वजह से आपको जो वो सारे साइंस और सिम्टम्स आते हैं, यानी कि आपका जो पेशेंट होता है उसको सारे साइंस और सिम्टम्स आते हैं। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि यार आपका जो मतलब कि पार्किंसन डिजीज होती है इसमें नाइट्रोस्ट्राइएटल पाथवे डैमेज होता है, ठीक है। और आपका एक तरह से जो और सब्सटेंशियल नाइग्रा जो एक तरह से एरिया है वो डैमेज होता है मिड ब्रेन के अंदर। फिर आपने कहना है कि डोपामिन का जो लेवल होता है इसमें कम हो जाता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमने जो आपका एक तरह से वो पढ़ा था टेबल, उसके अंदर भी हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि ये आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि जो पार्किंसन डिजीज है उसमें डोपामिन कम होता है और एसिटाइलकोलिन का जो है वो लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जब एसिटाइलकोलिन का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है तो एसिटाइलकोलिन जो होता है वो आपका एक तरह से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इस आप जो एसिटाइलकोलिन है जब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से जो पेशेंट होता है इसमें एक तरह से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है। आपके सारे जो पार्किंसन डिजीज के, यानी कि जो भी आपका पेशेंट आएगा जिसमें क्या हो पार्किंसन डिजीज होगी, उसमें सारे जो साइंस और सिम्टम्स होंगे वो आपकी एसिटाइल कोलिन की वजह से ही होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है वो क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं ड्यू टू एसिटाइलकोलिन? पहले तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट हमारे पास आएगा ना इसकी एक तरह से ओल्डर एज में आएगा, ठीक है। कौन सा? एक ओल्डर एज में आएगा, यानी कि इसकी जो एज होगी वो 60 साल से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 60 ईयर्स होगी, ठीक है, 60 साल से ज्यादा होगी। दूसरा आपने लिखने में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे, इसमें एक तरह से मस्कुलर रिजिडिटी होगी। क्या होगी? आपका मस्कुलर रिजिडिटी होगी। मस्कुलर रिजिडिटी से क्या मतलब होता है? यानी कि इसके जो मसल्स होंगे वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, इसके मसल जो होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका मसल है, ठीक है, उसका एक तरह सेल है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर एसिटाइलकोलिन के निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइलकोलिन के ऊपर एक्ट करता है, सोडियम चैनल को ओपन करवा देता है। जैसे सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो ये आपके सेल को बार बार स्टिमुलेट करते हैं। तो यानी कि आपका सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, जो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है उसकी डीपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह आपका जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और मसल की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका एसिटाइलकोलिन जो है वो बहुत ज्यादा है। जब एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा है तो वो आपके
आपके जो सेल होंगे, जो आपके स्केलेटल मसल्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। जब उनकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो आपके जो मसल्स होंगे वो बिल्कुल आपके एक तरह से मतलब कि स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है, वो रिजिड हो जाएंगे। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होगा कि मस्कुलर रिजिडिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा आपने कहना है कि इसमें क्या होगा कि आपका आकाइनेजिया होगा, ठीक है, या तो इनमें क्या होगा, आकाइनेजिया होगा, या फिर आपका एक तरह से ब्रेडिकाइनेजिया होगा, ठीक है। जो दूसरी मतलब कि इसके अंदर जो सिम्टम्स होंगी वो होंगे, या तो इनमें आकाइनेजिया होगा या ब्रेडिकाइनेजिया होगा। आकाइनेजिया का क्या मतलब होता है कि मतलब कि वो बिल्कुल अपनी मूवमेंट जो होगी वो स्टार्ट ही नहीं कर सकेगा, यानी कि अनएबल टू स्टार्ट मूवमेंट, ठीक है, अनएबल टू स्टार्ट मूवमेंट, मतलब कि वो अपनी मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर सकेगा। ब्रेडिकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि मतलब कि जो उसकी मूवमेंट होगी उसको स्टार्ट तो करेगा लेकिन वो मतलब कि काफी स्लो होगी, ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल स्लो स्लो होगी, मतलब कि उसके जो कदम होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे कदम लेगा, ठीक है, यानी कि उसके जो स्टेप होंगे वो बिल्कुल जो होंगे ना वो छोटे छोटे लेगा। इसको हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। यानी कि अकाइनेसिया में क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल अब्सेंट होगी। ब्रेडिकाइनेसिया में उसकी मूवमेंट जो होगी वो थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो बहुत स्लो होगी, वो ऐसा ऐसा अपने कदम जो है वो ले रहा होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जब आप प्रॉपर जो है वो मूव करते हो, ठीक है, आप जो है वो प्रॉपर वॉक करते हो तो आपके जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। अब क्या होता है कि एसिटाइल कूलिंग ज्यादा होने की वजह से आपके जो मसल्स होंगे वो बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं, वो बिल्कुल रिजिड हो चुके हैं, जब वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं मतलब सख्त हो चुके हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि अब आप जो है वो प्रॉपर अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर सकोगे। अब जो है वो अपनी मूवमेंट को प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब आप अब जो है अपने मसल को प्रॉपर रिलैक्स ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा कि आप या तो आपको आकाइनेसिया होगा, यानी कि आप बिल्कुल जो है वो मूवमेंट को स्टार्ट ही नहीं करवा सकोगे। दूसरा मतलब कि अगर जो है वो आप थोड़ी बहुत जो है अपनी रिलैक्सेशन आपके मसल के अंदर मौजूद है, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो है वो अपने जो कदम होंगे उसको बिल्कुल छोटा छोटा लोगे, मतलब कि स्लो, मतलब कि आपकी जो मूवमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से माइक्रोग्राफिया होता है, ठीक है। दूसरी जो साइंस और सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगी वो होगा आपका माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेशेंट को कहेंगे ना कि यहाँ पे एक तरह वो प्रॉपर ग्राफ जो है वो ड्रा करके दिखाओ, ठीक है, यानी कि कोई भी सर्कल ड्रा करके दिखाओ, तो वो बिल्कुल छोटा सा ड्रा करके दिखाएगा, क्योंकि अगर आप जो है वो प्रॉपर अपनी जो है वो बुक के ऊपर या अपनी नोट बुक के ऊपर वो कोई चीज ड्रा करो, तो आप अपनी जो एक तरह से आपके जो हैंड के मसल्स होते हैं इनको प्रॉपर रिलैक्स करते हो और आप एक तरह से प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, यानी कि आप जो है वो प्रॉपर रिलैक्स करते हो फिर जो है वो एक तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आप जितना चाहे अपने जो सर्कल है या कोई भी ग्राफ है उसको ड्रा कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि जो पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट है इनमें जो आपकी जो एक तरह से पार्किंग आपकी एक तरह से हैंड के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेच हो चुके हैं, तो ये अपने जो आपके जो हैंड है उसकी प्रॉपर मूवमेंट ही नहीं करवा सकता है, ठीक है, यानी कि उसके मसल्स की प्रॉपर रिलैक्सेशन ही नहीं हो सकती। तो वो आपके जो एक तरह से जो कोई भी आपका ग्राफ ड्रा करेगा, कोई भी सर्कल ड्रा करेगा, तो वो बिल्कुल जो होगा वो छोटा सा ड्रा करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो ये आपने कहना है इसमें क्या होगा कि माइक्रोग्राफी होगा या माइक्रो सर्कल जो है वो ड्रा करेगा। दूसरा आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब क्या होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी होगी। अब पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि यानी कि ये अपने पूरी बॉडी की जो प्रॉपर पोस्चर होता है, जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। इनके पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि ये अपनी बॉडी की जो पोजीशन होती है उसको एक तरह से प्रॉपर जो है वो मेंटेन ही नहीं कर सकते। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो पेशेंट है ये यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे खड़ा होगा तो आपको पता है कि उसको अपनी बॉडी के पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए अपने जो आपके जो जितने भी उसके स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको प्रॉपर रिलैक्स करवाना होता है, रिलैक्स करवाना होता है, फिर प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करवाना होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या होता है, इन लोगों के अंदर उसके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल एक जिस तरह आपका मुजस्मा होता है ना, ठीक है, यानी कि कोई भी मुजस्मा होता है या कोई भी आपका मतलब कोई भी चीज होती है जो जिस वो जो कि बिल्कुल स्ट्रेच हुई पड़ी होती है, तो अगर आप उसको जब थोड़ा सा धक्का भी दोगे ना तो वो बिल्कुल गिर जाएगी, ऐसा ही है ना। तो इसमें क्या होगा, उसके जो मसल्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेच हो चुके होंगे, जब वो स्ट्रेच हो चुके होंगे तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो वो बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि वो अब जो है उसके मसल जो है वो प्रॉपर रिलैक्स ही नहीं हो सकेंगे, ताकि वो अपने अपने जो बॉडी का जो प्रॉपर बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके।
तो आपने कहना है कि ये अपने मसल को प्रॉपर रिलैक्स ही नहीं करवा, जब यानी कि उसको जब भी कोई धक्का देगा तो वो अपने मसल को प्रॉपर जो वो रिलैक्स करवा के अपनी पूरी बॉडी के जो पोस्चर होगा, प्रॉपर बॉडी पूरी बॉडी का जो बैलेंस होगा उसको मेंटेन ही नहीं कर सकेगा। तो वो फौरन क्या होगा, एक तरह से गिर जाएगा। तो आपने कहना इसमें क्या होगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है इन पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इन लोगों के अंदर देखना है। दूसरा इन लोगों के अंदर क्या होता है कि दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के अंदर हम देखते हैं रेस्टिंग ट्रीमर्स। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज में आप कौन से ट्रीमर्स देखते हो, एक तरह से रेस्टिंग ट्रीमर यानी कि पिल रोलिंग ट्रीमर्स देखते हो। जो हमने ट्रीमर्स वाले जो एक तरह टॉपिक था वहां पे पढ़ा था, और जहाँ पे प्रॉपर जो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट था इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि इसमें क्या होगा कि आपका पिल रोलिंग ट्रीमर यानी कि रेस्टिंग ट्रीमर जो है वो हम इन पेशेंट के अंदर देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पार्किंसन डिजीज के अंदर देखते हैं वो होता है आपका डिमेंशिया। क्या होता है कि आपका एक तरह से डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का क्या मतलब होता है कि मेमोरी लॉस। ठीक है, क्या होती है कि आपके एक तरह से मेमोरी लॉस हो जाती है। अब याद रखें कि जो आपका डिमेंशिया होता है, ठीक है, ये जो डिमेंशिया होता है ये आप पार्किंसन डिजीज की कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, जो डिमेंशिया होता है ये कभी भी पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को स्टार्ट में नहीं आता। ये मतलब कि आपका जो पार्किंसन डिजीज जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगी, जब क्रोनिक हो जाएगी पार्किंसन डिजीज, उस वक्त आपको एक तरह से डिमेंशिया का जो मतलब क्लिनिकल फीचर है जी आएगा। डिमेंशिया का क्या मतलब होता है, आपको मेमोरी लॉस हो जाएगी। और ये आपकी पार्किंसन डिजीज की कॉम्प्लिकेशन होती है। जब भी अगर आपके पास पेशेंट आए, ठीक है, उसको सारे साइंस और सिम्टम्स ऊपर वाले हों, ठीक है, और उसको एक तरह से डिमेंशिया ना हो, तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट है जिसमें एक तरह से जो डिजीज है वो मतलब कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, यानी कि एक माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की है। ठीक है, क्या है कि एक तरह से माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की है। ठीक है, यानी कि अगर उसमें डिमेंशिया ना हो लेकिन ऊपर वाले सारे साइंस और सिम्टम्स हो, तो आपने कहना कि ये जो डिजीज है ये सीवियर नहीं है, ये माइल्ड टू मॉडरेट है। लेकिन अगर वो पेशेंट अगर आपके पास आ जाए, उसको ऊपर वाले सारे साइंस और सिम्टम्स हो और साथ उसको क्या हो, उसको डिमेंशिया हो, यानी कि उसको एक तरह से मेमोरी लॉस भी हो, तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट है इस ये लेट स्टेज पे आया है। ठीक है, क्या है कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर जो पार्किंसन डिजीज है ये लेट स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो क्रोनिक लेवल की जो है वो डिजीज है, यानी कि वो आपकी जो पार्किंसन डिजीज है ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। क्योंकि जो डिमेंशिया होता है ये अर्ली साइंस और सिम्टम्स नहीं है, ये आपका जो है वो जो पार्किंसन डिजीज है उसकी जो है जब वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, जब वो क्रोनिक लेवल की हो जाती है, तब आपको ये साइंस और सिम्टम्स आपका डिमेंशिया वाला आता है। ठीक है, तो ये आपने सारी में देखना होता है। जब भी आपके पेशेंट अगर आपके पास आए कि उसको एक तरह से ऊपर वाले सारे साइंस और सिम्टम्स आए और साथ उसको डिमेंशिया हो, तो आपने कहना है कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर जो पार्किंसन डिजीज है ये मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, ये क्रोनिक लेवल की हो चुकी है। लेकिन अगर उसमें डिमेंशिया ना हो तो आपने कहना ये माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की है। ठीक है, तो ये आपने इन लोगों के अंदर जब वो देखना होता है। अब आपको क्लिनिकल फीचर भी पता चल गया, अब हम आते हैं इनके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है। ठीक है, यानी कि आप कौन कौन से इनके अंदर जो टेस्ट वगैरह करवा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करवा सकते हो। एक आपने क्या करना है, एक तो अपने डोपामीन का लेवल चेक करना है। ठीक है, क्या डोपामीन का लेवल चेक करना है, एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो आपने चेक करना है। आपने देखना है कि जो डोपामीन है इसका लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, एसिटाइलकोलिन का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। दूसरा आपने जो है वो एमआरआई करवा लेना है, या फिर आपका जो है वो सीटी स्कैन करवा लेना है। जब आप एमआरआई या सीटी स्कैन करवाओगे तो आपको क्या होगा, आपकी जो मिड ब्रेन होगा, ठीक है, मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन के अंदर जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होगा, ठीक है, जो सबस्टेंशिया नाइग्रा का जो एरिया है वो एक तरह से डैमेज होगा, या फिर आपको जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथ है वो डैमेज होगा। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आपने डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का जो है वो लेवल चेक करना है। डोपामीन का लेवल वो कम मिलेगा, एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। एमआरआई सीटी स्कैन आपने करवा लेना है, आपको क्या मिलेगा, मिड ब्रेन के अंदर जो सबस्टेंशियल नाइग्रा है ये आपको डैमेज मिलेगा, और या फिर आपको जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथ है ये आपको एक तरह से डैमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देखना है। अब आते हैं इनके अंदर, लाइक इनका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, हम जल्दी से इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिर आप मतलब कि मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं। ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले ये कहना है कि आपका जो ये जो डिजीज है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज की, हमने देखा कि ये जो जितनी भी आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं, ठीक है, ये आपकी मतलब कि हम इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपके ब्रेन के अंदर, आपके सीएनएस के अंदर अगर कोई भी नर्व या कोई भी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है तो वो मतलब कि दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई भी नर्व्स या आपकी न्यूरॉन डैमेज हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है कि वो आपकी दोबारा से एक तरह से रीजनरेट हो जाए, दोबारा से रिपेयर हो जाए। क्योंकि ये आपकी पार्किंसन डिजीज आपकी सीएनएस की, आपके ब्रेन का मसला है, तो आपने कहना है कि ये
नॉट क्यूरेबल है, ठीक है, क्या है आपकी एक तरह से नॉट क्यूरेबल है, यानी कि हम इसको एक तरह से प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम जो है इसको एक तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। हम इसको जो है वो कुछ ड्रग्स दे के इसके जो सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा सा जो है वो कम कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इस डिजीज का जड़ से मतलब कि इसको खत्म करना, इसका कोई भी ऐसा मतलब कि जो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब हम आते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, और ये आपने मतलब कि हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो ड्रग है वो आपने याद करनी है, हम जनाब इनके अंदर लीवोडोपा, ठीक है, क्या होगा आपका लीवोडोपा प्लस आपका जो कार्बिडोपा होगा, ठीक है, कार्बिडोपा, इन दोनों का कंबो देंगे, ठीक है, कार्बिडोपा इन दोनों का कंबो देंगे, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे, यानी कि हम जो है वो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा जो ड्रग होंगी इन दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे, इन दोनों का हमने इकट्ठा देना है। अब इसको हम इकट्ठा क्यों देते हैं, इसकी प्रॉपर जो वो डिटेल है हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ आपने सिंपल लिखना है कि हम जब भी आपके पास पेशेंट आएगा पार्किंसन डिजीज का, आपने जो उसका जो ट्रीटमेंट जो आपने स्टार्ट करना है वो आपने लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन से करना है, ठीक है, ये पहला ट्रीटमेंट उसमें होता है। दूसरा क्या होता है, यानी कि पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा हमने जो वो कुछ ड्रग देंगे होते हैं जिसमें आपका मो बी इनहिबिटर होता है, कौन सी आपकी एक तरह से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इंजाइम जो होता है उसके इनहिबिटर्स होता है। अब हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा था आपका मो ए होता है, मो बी होता है, मो बी जो होता है ये आपकी जो डोपामीन होता है, ठीक है, जो आपका डोपामीन होता है उसको एक तरह से मतलब कि उसकी ब्रेक डाउन करता है, लेकिन हमने क्या करना है डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करना है, ठीक है, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करना है। अब जो आपका माउ बी एंजाइम होता है ये नॉर्मली आपके डोपामीन के लेवल को क्या करता है, कम करता है, डोपामीन को ब्रेक डाउन करता है। अब हम क्या करेंगे, जो माउ बी एंजाइम है उसको इनिबिट करेंगे, जब माउ बी एंजाइम इनिबिट होगा तो आपका जो डोपामीन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, आपका जो डोपामीन है उसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो आपने कहना कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जो आपकी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इंजाइम को क्या करेंगे, एक तरह से इनिबिट करेंगी, तो आपने कहना कि आपकी सीली जेलाइन होती है, कौन सी आपकी एक तरह से सीली जीलाइन ड्रग होती है, ठीक है, आपकी तरफ से रेजा जीलाइन होती है, ठीक है, सीली जीलाइन होगी, रेजा जीलाइन ड्रग होगी, ये हम दे सकते हैं उसका आपके एक तरह से। ये आपने दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट याद रखनी, कौन सी आपकी मोबी रिप्टर में सीली जिलाइन होती है और रेजा जिलाइन जो होती है ये आपके डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है, तो ये आपका दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हम जो कौन सी ड्रग जो यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप आती है आपका एक तरह से कॉम्ट कॉम्ट इनिबिटर, ठीक है, यानी कि आपकी कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर, इसको भी हमने देखा था कि ये भी क्या करता है आपका जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, आपका डोपामिन उसको भी एक तरह से ब्रेक करता है। लेकिन जो मो बी होता है ये हमने देखा था कि ये आपकी जो प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल एंड टर्मिनल होता है उसके अंदर होता था, वहां पे आपके जो जितने भी डोपामिन होता है वहां पे उसको ब्रेक डाउन करता था। लेकिन जो आपका कॉम्ट एंजाइम होता है ये आपकी साइनेप्टिक स्पेस के अंदर होता है, और साइनेप्टिक स्पेस में जो डोपामिन होता है ये जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता था। अब हमने क्या करना है, हमने जनाब आपके साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जो वो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करना है। अब हमने क्या करना है, जो आपका कॉम्ट एंजाइम है उसको एक तरह से इनिबिट करेंगे, जब इसको इनिबिट करेंगे तो आपके साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जो आपका एक तरह से डोपामिन है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। अब ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जो आपकी कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को एक तरह से मतलब कि इनहिबिट करेंगी, तो आपका एक से एंटा कैपोन आता है, कौन सा आपका एंटा कैपोन आता है, ठीक है, कौन सा एंटा कैपोन आता है, और आपका टोल कैपोन आता है, कौन सा एंटा कैपोन और आपका टोल कैपोन। ये जो ड्रग्स होंगी ये आपका कॉम्ट एंजाइम इनहिबिटर्स होंगी, ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकती हो। उसके फोर्थ नंबर पे आपने कौन सा ड्रग, ऐसी ड्रग जो मतलब कि डायरेक्टली डोपामीन का काम करें, यानी कि डोपामीन एगोनिस्ट। हम बाई से ड्रग जो है वो मतलब कि डायरेक्ट जो है वो डोपामीन एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इनमें जो डोपामीन एगोनिस्ट ड्रग है वो होती है आपकी ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, कौन सी आपकी ब्रोमोक्रिप्टीन आती है, कौन सी ब्रोमोक्रिप्टीन ड्रग आती है, और इसके अलावा कैबरगोलिन आती है, कौन सी कैबरगोलिन, ठीक है, कैबरगोलिन, यानी कि आपकी ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन जो ड्रग है ये भी हम दे सकते हैं आपकी पार्किंसन के, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि आपकी पांचवें नंबर पे हम जो है वो एंटी मस्करीनिक ड्रग दे सकते हैं, कौन सी एंटी मस्करीनिक ड्रग, ठीक है, एंटी मस्करीनिक ड्रग, यानी कि हमने देखा था कि आपको जितने भी साइंस और सिम्टम्स आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे, वो आपके एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से आ रहे थे, ठीक है। यानी कि पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में हमारा दो टारगेट होते हैं, एक तो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करें, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करें, दूसरा एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या करें, कम करें।
तो हमने क्या करना है, अब हमने ऐसी ड्रग दे देनी है जो आपके एसिटाइलकोलिन के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करें, कम करें। एंटी मस्करीनिक ड्रग जो है वो हमने देनी है। अब कौन कौन सी ऐसी आती है, वो होती है आपके एक तरह से जो ड्रग्स मेन इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वो थी आपकी बेंजट्रोपिन। ठीक है, कौन सी आपकी एक तरह से आपके एक तरह बेंजट्रोपिन होती है। ठीक है, बेंजट्रोपिन ड्रग होती है। इसके अलावा आपकी ट्राई हेक्सीफेनिडाइल होती है। कौन सी? ट्राई हेक्सीफेनिडाइल होती है। ठीक है, TRIHEXY, ट्राई हेक्सीफेनिडाइल होती है। ठीक है, ट्राई हेक्सीफेनिडाइल और डोनीपजिल भी होती है। ठीक है, अब इसमें लिख लेनी है डोनीपजिल। ठीक है, डोनीपजिल। ये तीनों जो ड्रग्स होती हैं, ये क्या होती है, आपके जो आपका एसिटाइलकोलिन है इसके लेवल को क्या करती है, कम करवाती है। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि आपकी बेंजट्रोपिन, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल और आपकी डोनिपजिल जो ड्रग होती हैं, ये आपने एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है पार्किंसन डिजीज का।